आदरणीय मुख्य अतिथि पीडी गुप्ता सर, एडीएम ई, और हमारे बीच में मुख्य वक्ता के तौर पर श्री नितेश तिवारी जी पधार चुके हैं और उनके साथ महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। आप सभी लोग इस शुभ अवसर पर इन सभी महान हस्तियों के द्वारा जो भी आपको अच्छी बातें बताई जाएंगी उनका आप अनुसरण करेंगे। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से छात्र छात्राओं के लिए ही कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को कराने के लिए जो दूरदर्शी सोच बनाई गई थी वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बनाई, जिन्होंने G20 की अध्यक्षता को केवल और केवल शासन प्रशासन और उद्योगपतियों तक ही सीमित न रख करके इसका आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव को बताने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही लाभान्वित होगा और आप सभी अपने भविष्य में क्या आप अचीव कर पाएंगे इस G20 की अध्यक्षता से, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको जानकारी मिलेगी और इस जानकारी का लाभ उठाना आपके हिस्से का काम है। तो निश्चित तौर पर मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी यहां से जो भी जानकारी दी जाएगी उसका आप लाभ लेंगे और अपने भविष्य को उसी अनुरूप सुव्यवस्थित करने का प्रयास भी करेंगे। इस आशा के साथ मैं नीतीश शुक्ला इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और महाविद्यालय के प्राचार्य जी से आग्रह करता हूं कि महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करें और सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। धन्यवाद। पुष्पांजलि करें। सर कोई बत्ती है सर अब मैं इसी क्रम में सरस्वती वंदना के लिए कृति, सांभवी और उनकी टीम को आमंत्रित करता हूं। आप सरस्वती वंदना के लिए आप सभी आए।
आप सभी को धन्यवाद और आप सभी 2 मिनट और रुकें और इसी समय हमारे बीच में जो अपना बहुमूल्य समय आप सभी को अपने आशीर्वचन के लिए देने के लिए तैयार हुए हैं, उनके स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद। ये थोड़ा सा तैयारी टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, ये है अपनी सरस्वती वंदना और स्वागत गान प्रस्तुति के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपनी जगह पर जाएं। इसी क्रम में हमारे बीच जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हैं उनके औपचारिक स्वागत के लिए मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप माल्यार्पण कर और
अपने यहाँ आए हुए मुख्य अतिथियों को महाविद्यालय की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो मुख्य अतिथि हमारे पीडी गुप्ता सर। इसी क्रम में स्वागत के लिए प्राचार्य से फिर से निवेदन करूंगा कि मुख्य वक्ता के तौर पर आए हुए श्रीमती तिवारी जी, जो सेल टैक्स कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर है, जैसा आप सभी को मालूम है कि ये तो कार्यक्रम की शुरुआती कड़ी रही। अब जो मौलिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो कार्यक्रम के उद्देश्य को जानते हुए होगी। तो जैसा आप सभी अपने बीच में मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता से परिचित हो चुके हैं, अब कार्यक्रम की औपचारिकता की ओर बढ़े तो G20 वास्तव में क्या है और इस G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या लाभ मिलने वाला है, भारतवर्ष इस G20 की अध्यक्षता को कैसे देख रहा है, ये सारी चीजें हमारे आज के व्याख्यान में प्रयास होगा जानने का। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में मुझे कार्यक्रम परिचय ही मिलता है, तो मैं अपने तरफ से परिचय देता हूँ। G20 और G7 का आप नाम सुने होंगे। G7 वर्ल्ड की वो 7 शक्तिशाली देशों का समूह है जो वास्तव में राजनैतिक दृष्टिकोण से फोकस रखता है, लेकिन उसी राजनैतिक दृष्टि से जो फोकस है उसको व्यावसायिक फोकस में कैसे ले जाया जाए, इस व्यावसायिक फोकस को बनाने हेतु उसी G7 देशों ने G20 ग्रुप की स्थापना की। आपको जान करके हैरानी होगी कि G20 समूह जो है इसका कहीं कोई औपचारिक हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे आप देखते होंगे जितने समूह होते हैं उनके औपचारिक हेडक्वार्टर मिलते हैं, बट G20 का कोई औपचारिक हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का जो औपचारिक हेडक्वार्टर होता है वह जो देश उसका अध्यक्षता करता है उस वर्ष के लिए वही देश उसका औपचारिक कहा जा सकता है हेडक्वार्टर होता है। तो G7 और G20 के बीच में निश्चित तौर पर आपको एक लाइन में मैंने बनाने का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया था, वो आप समझ चुके होंगे कि G20 का उद्देश्य कहीं न कहीं व्यावसायिक संबंधों को और व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाना और उसके विस्तार को लेकर के है। और उसी विस्तार के क्रम में आज हम इस भारतवर्ष को इसकी अध्यक्षता मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतवर्ष में जितनी उत्तर प्रदेश सहित भारत ने जितना सोचा था उससे अधिक के इन्वेस्टमेंट के MOU अब तक साइन हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि जो हमारे उद्देश्य थे, सोच थी, उससे अधिक के तो MOU हम साइन कर चुके हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे, उनका एक लक्ष्य था कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन पर ले जाने का प्रयास होगा। और निश्चित तौर पर आज जो आप मीडिया पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, जो हम लोगों को अभी तक ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो सपने साकार होते हुए पूर्ण रूप से नजर आ रहे हैं। और 10 से 12 के बीच में जो मुख्य इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसमें 75 जिले एक साथ प्रतिभाग करेंगे और लगभग हर एक जिले को हर एक क्षेत्र में पर्याप्त MOU साइन जो हुए हैं उनके रूप में इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है, जिससे सीधे तौर पर ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश से लगाए हुए हमारे सभी युवा वर्ग को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ इस रोजगार के अवसर से नए नए स्टार्टअप को डेवलप करने की हमारे पास जो कहा जा सकता है अवसर मिलेंगे, जिससे हम लाभ उठा सकें। इसके बारे में डिटेल बात के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम के कड़ी में अब हम अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करेंगे कि आप सर आएं और बच्चों को 2 शब्द
दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के इस प्रांगण में आज जो हमारा एक संवाद कार्यक्रम हो रहा है, इसका आज विषय है हमारा G20 की अध्यक्षता, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपयुक्तता एवं युवाओं को होने वाले लाभ। आज के इस कार्यक्रम के उपस्थित आदरणीय प्राचार्य जी, हमारे मुख्य वक्ता श्री नितेश तिवारी जी जो राज्य कर अधिकारी हैं, और संयोजक जी से आप लोग बहुत परिचित हैं, डॉक्टर नीतीश शुक्ला जी। आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से काफ़ी दिनों से इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे। जब नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में जब G20 का सम्मेलन हुआ था, तो वहीं पर भारत को इसकी अध्यक्षता करने का फैसला वहाँ पर कर लिया गया था। G20 के बारे में भी हमारे संजय ने बहुत आपको विस्तार से बता दिया है। G20 का मतलब है कि इसमें G20 मतलब ग्लोबल के रूप में इसको है, और इसमें 20 देश हमारे शामिल हैं। आपको पहले जैसे बताया कि पहले 7 कंट्रीज ने मिलकर के इसको G7 की स्थापना की। इसके बाद 1999 में जब विशेषकर पूर्वी और पश्चिमी एशिया के देशों में जब आर्थिक संकट बहुत उत्पन्न हो गया था, तब इसकी स्थापना की पर इसका बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और तभी उसकी स्थापना हुई थी। G20 में 20 देश हैं, उसका 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो मुख्य रूप से हमारे जो देश हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, इतने महान इसमें देश शामिल हैं। तो और इसके बाद फिर जब भारत को इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला और अभी दिल्ली में इसका सम्मेलन होगा, तो ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। इसका असर ये हुआ कि पूरे हमारे विश्व में भारत का जो एक मान बढ़ा है, क्योंकि ये सम्मेलन यहाँ पर भारत में आयोजित हो रहा है, तो ये हमारे बहुत गर्व की बात रही। और सारी विश्व की सभी निगाहें हमारे इंडिया की तरफ है, और इसी वजह से हमारे देश और विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इंडिया में एक अच्छा एक माहौल अभी पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो आप लोग सब देख रहे हैं, उसका ही असर है कि देश और विदेश से काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें अभी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो समिट के बाद जो स्थिति निकल के आएगी वो एक बहुत देखने लायक होगी। आपको पता है कि 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो भी इन्वेस्टर्स को एक अच्छा माहौल यूपी में मिले, एक प्लेटफॉर्म बताने का हम लोग ये प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इधर विगत पिछले उनके 2 कार्यकाल, पहला जो 5 साल का पूरा कार्यकाल था उसमें, और उसके बाद ये उनकी सभी चीज़ जो हो रही है उसमें बहुत चेंजेस मिला है। पहले इस समिट में 17,000 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य पहले निर्धारित किया गया था कि इसमें हम लोग इतना कर पाएंगे, लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले तक करीब 21,000 करोड़ का निवेश के लिए लोगों ने EMO साइन किया। आप समझिए कि अभी 2 दिन हमारा बाकी, 10 से 12 जब फरवरी में होगा तो ये करीब 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की पूरी संभावना है। और इसमें भारत के अलावा विदेशों के भी जो टॉप जो हमारी कंपनियां हैं वो इसमें आकर के अपनी पार्टिसिपेट करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, और हमारा OIV में साइन होगा इसमें।
इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है कि जब हमारे इसमें रोजगार जो हमारे क्षेत्र जो लिए गए हैं वो हमारी सभी हैवी इंडस्ट्री है, हमारा रेलवे है और हॉस्पिटल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लोग करेंगे, एक अच्छा माहौल यहाँ पे लोगों को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस समय आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपने विशेषतौर यूपी में बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी अब पूरे उत्तर प्रदेश को सारा कोनों से जोड़ दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अभी बना, इसके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये तमाम एक्सप्रेस वे ऐसे बने हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ रहे हैं। और इसका फायदा ये हो रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं अब वो उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। पहले यहाँ पर आप इन्वेस्टर्स पे आने में पहले घबराते थे, यहाँ की जो स्थिति थी वो सबको पता है। ठीक है, जैसे जैसे जब हमारी ये सरकार आई, यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिला है, भयमुक्त वातावरण बना है और प्रदेश की एक जो ख्याति बनी, पॉपुलेशन से अधिक होने के बावजूद भी यहाँ पे रोजगार के अवसर कम नहीं हुए। ये जो हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होगी उसके परिणाम यही होंगे कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, केमिकल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, पेपर मिल, केमिकल प्लांट, स्टील प्लांट, ये जब सब सारी चीज़ें जब यहाँ लगेंगे तो निश्चित रूप से इसमें रोजगार को मिलेगा। तो अब आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है कि केवल सरकारी नौकरी के लिए ही हम लोग को, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना है कि हम लोग अब यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही हम लोग पढ़ेंगे। हम अपना स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने का कोशिश करेंगे और रोजगार पर जो शिक्षाएं आपको बहुत सारी मिल रही हैं उस पर अपना हम लोग फोकस करेंगे। तो रोजगार के अवसर की अब इस प्रदेश में कोई कमी नहीं रहेगी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये इसका एक बहुत बड़ा मापदंड होगा। ये आगे आप देखेंगे जब हमारा ये समिट होगा और यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, उद्योग की स्थापना होगी, तो ये सब का सब सारा लाभ आप लोगों को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे हमारे प्रवासी श्रमिक लौट के आए थे। अब जब ये इंडस्ट्री जब गाँव में इस तरह से लोग जब लगेगी तो उन लोगों को यहीं पर ही रोजगार मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में रोजगार की कोई कमी नहीं होने वाली है और ये सभी लोगों को एक अच्छा एक अनुमान है कि पूरे देश में 1,64,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अकेले उत्तर प्रदेश में 32 लाख लोगों को रोजगार इस समिट के माध्यम से मिलने जा रहा है, ऐसा अनुमान है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोरखपुर में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर 64,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसमें करीब 32,000 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो सोचिए कि ये जो हमारी सरकार ने जिस तरह का यहाँ एक माहौल बनाया है, एक भयमुक्त समाज का एक स्थापना हुई है, इसी का परिणाम है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, हमारे पूरे देश के इन्वेस्टर यहाँ पर यूपी में आ रहे हैं। यूपी की छवि अब उस जैसी अब नहीं रही, जैसा पहले लोग मानते थे कि उत्तर प्रदेश बड़ा गुंडा रहा है, इस तरह का लोग इन्वेस्टर्स आने में यह बहुत पहले सोचता था, कई बार सोचता था कि हमें जाना है यहाँ पर, पता नहीं क्या होगा, हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है। कनेक्टिविटी के मामले में ये उत्तर प्रदेश राज्य को आपको शायद जान हैरानी होगी कि 9 एयरपोर्ट यहाँ पर मतलब चालू, मतलब अभी 3 तो मतलब एक्टिव हैं, 6 में काम चल रहा है और अभी 3 बिल्कुल बनने की तैयारी पे हैं। 10 एयरपोर्ट वाला ये उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है। रोड की कनेक्टिविटी आपने देख ली, एयर की कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। जल से भी हमारी यहाँ पर इलाहाबाद से लेकर और पश्चिम बंगाल तक, कोलकाता तक जो है हमारा जल से भी हम लोगों ने अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भारी संभावनाओं को देखते हुए ये इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका पीछे उद्देश्य यही है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग की स्थापना होगी और हमारे आप लोगों को, सभी युवाओं को बहुत इसका लाभ होगा। तो आज का उद्देश्य इसका जो हम लोग का ये जो मीटिंग, हम लोग संवाद का कार्यक्रम है, इसमें आप लोगों को बीच में अगर कोई क्वेरीज भी होगी तो उसका यहाँ पे जवाब भी मिलेगा। और ये बताने का भी एक प्रयास है कि जो इन्वेस्टर समिति हो रही है वो केवल एक उद्योग की स्थापना नहीं, बस मात्र उसका उद्देश्य नहीं है। समिति से यहाँ पर युवाओं को जो मतलब जो कुशल कौशल इंजीनियर्स हैं उन सबको एक अच्छा यहाँ पर एक रोजगार मिलने वाला है। तो इसी दिशा में आपको सोचना होगा, तो इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को केवल और केवल आप इन्वेस्टर तक ही मत सीमित समझिए। वास्तव में इस इन्वेस्टमेंट का जो लाभ होना है वो आपको होना है। लेकिन सर ने जैसा बताया कि आपको रोजगार पर शिक्षा जो आपको मौलिक शिक्षा दी जा रही है, यह मनुष्य बनाने के लिए दी जा रही है। और इस मनुष्य जब कोई बन जाएगा तो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने आप उस रास्ते को सेलेक्ट करता है, चूज करता है, जिस पर वो चल करके अपने जीवन को और अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कर सके। तो उस परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आपको बहुत पर्याप्त अवसर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद मिलने वाले हैं। जैसा सर ने बताया कि यहाँ बहुत ही बड़ी मात्रा में गोरखपुर, पर्टिकुलर गोरखपुर जनपद में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो MOU साइन हो चुके हैं और बहुत सारे MOU अभी 10 तक में जो बचे हुए 5 दिन है उसमें साइन होंगे। निश्चित तौर पर 12 तारीख को आपको गोरखपुर में बहुत सारे हर क्षेत्र में अवसर दिखाई देंगे। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर उस हुनर को पैदा करें जिस हुनर के दम पर हमको ये सारे इन्वेस्टर्स जो औद्योगिक जगत के लोग यहाँ अपने उद्योग को स्थापित करेंगे, उसमें हम अपने बेहतर कैरियर को पा सकें और उस स्थान को पा सकें जहाँ पर आप पहुँचने लायक हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जैसा सर ने बताया, इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी के प्रतिनिधित्व में और ADM साहब के कहा जा सकता है कि विशेष सानिध्य की वजह से हमारा एकमात्र महाविद्यालय है जो रोजगार परक शिक्षा को फ्री ऑफ कास्ट आज के समय में ही पा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी उसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन आप सभी भी जाने कि इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड, इंफोसिस का अगर नाम आप सुन रहे हो तो इंफोसिस जो IT सेक्टर की वर्ल्ड की बेहतर कंपनियों में से एक है और इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के नाम से वो अपने 12,000 प्रोग्राम को ऑनलाइन रूप से चलाते हैं और ये सभी 12,000 प्रोग्राम आप इस महाविद्यालय के छात्र हैं, इसलिए आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि CSA स्कीम में यह पूरा का पूरा जो आपका कोर्स है यह फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ मात्र 8 संस्थाएं इसके लिए नामित हुई हैं, जिनमें से दिग्विजयनाथ PG कॉलेज भी एक संस्था के रूप में है, जिसको आप अपने ध्यान से आज जाएंगे, अपने घर पर इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड, तो आपको लगभग बहुत सारे व्यावसायिक इसमें कोर्सेज हैं, जिन कोर्सेज को आप घर बैठे करेंगे, उनका वही एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे संपर्क में गए थे, वो विद्यार्थी लगभग 10-12 कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सर्टिफिकेट भी पा भी चुके हैं। तो मैं फिर आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी घर जाकर के एक बार जरूर से देखें। ये आपका इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के नाम से ऐप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और वैसे आप चाहेंगे तो गूगल पर भी आप जाकर के इसके डिफरेंट कोर्सेज जो आपके लिए रेलिवेंट है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं अब आप सभी के बीच में अपने मुख्य वक्ता श्री नितेश तिवारी सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और बच्चों को मार्गदर्शन दें। संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय परिजिलाधिकारी महोदय और मुख्य वक्ता डॉक्टर नितेश शुक्ला जी, जैसा कि आपको ADM साहब ने बहुत ही विस्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है और क्या होने वाला है उसकी गाइडलाइन और पूरी रूपरेखा विस्तार से समझाया, लेकिन
विद्यार्थी के रूप में आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर हम इस आपाधापी में क्यों फंसे हैं, क्या हमको लाभ है इससे? ऐसा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग व्यवस्था की स्टूडेंट्स रहे भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत ही बोझिल विषय है, तो अगर क्लास में बैठते भी हैं तो उतना ध्यान से नहीं दे पाते हैं या ऐसा कि फोकस्ड नहीं होते हैं। लेकिन आज ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप हमेशा ये अपने मोबाइल में भी जब भी कुछ खोलते होंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक ऐड आ रहा है और ये कौतूहल मन में बना हुआ कि आखिर ये है क्या और इससे हमें लाभ कैसे मिलेगा। ठीक है, ऐसा आ रहा होगा आप लोगों के। तो सबसे पहले तो जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका पहला उद्देश्य तो ये है कि हम फर्स्ट डिवीजन से पास हों, 70-80% ले आए ताकि हमको कहीं अच्छे और इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिल सके। लेकिन जो अल्टीमेट जो लास्ट आपका एम है कि हम अच्छी नौकरी पा सकें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट के लिए जो उसका उद्देश्य है, जो भारत में जो मोदी जी ने एक लक्ष्य बनाया हुआ है वो है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकें। अब आप सवाल ये ट्रिलियन का है भाई, एक के आगे आप 12 जीरो बढ़ा दें, मतलब हमारे पास उतना जो है जीडीपी हमारा हो। अब सरकार के जरिए से हमारा लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम हो पाए। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जो कि भारत के सभी राज्यों में बहुत बड़ा राज्य है, इसका लक्ष्य है 1 ट्रिलियन है इकोनॉमी हम बन जाए। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें इस इन्वेस्टर समिट में है क्या कि हम G20 के बड़े बड़े जो ग्रुप 20 का मतलब है कि जो विश्व के 20 धनी लोग, 20 धनी देश हैं जिनकी टोटल जैसे हमारे देश की जीडीपी है उसी तरह पूरे विश्व के जीडीपी, उसको GWP बोलते हैं, उस पूरे विश्व के GWP का 85% जो रुपया है वो इन्हीं लोगों के पास है। जो 75% का व्यापार है वो इन्हीं देशों के पास है। तो जब हम ऐसे धनी लोगों को यहाँ बुलाएंगे तो उससे हमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब फायदा क्या होगा कि वो हमें डायरेक्ट पैसा तो देंगे नहीं, उनसे हमें निवेश चाहिए। और निवेश क्या है आप सभी जानते हैं कि हम निवेश करते हैं, किसी खाता खोलते हैं, FD बनाते हैं ताकि 6 साल में 7 साल में वो रकम हमारी दूरी हो जाएगी। सरकार के लिए इसका अलग दृष्टिकोण होता है। सरकार को अपने नागरिकों को रोजगार देना है, अच्छा जीवन यापन देना है, अच्छा हवाई जहाज चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, तो उसके लिए इन सब कार्यों के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। तो हम अब सरकार क्या करेगी, वो कोई बैंक डाक वाक में तो पैसा देगी नहीं, तो ऐसे वो बड़े बैंकर्स घरानों को, कारपोरेट को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को इनको बुलाती है। और ये लोग कब आएंगे? ऐसा नहीं है कि हम इनको बड़े होटलों में ठहरा देंगे तो आएंगे। इसके लिए उचित माहौल की जरूरत होती है। जब इनको लगेगा, जैसा कि सर ने बताया था एडीएम साहब ने कि अब ये उत्तर प्रदेश बदल गया है, तो इसी के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, इतिहास में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को कब्जा नहीं किया था, उसने सबसे पहले बंगाल को चुना था। और बंगाल को चुनने के पीछे कारण क्या था कि बंगाल उस समय सबसे धनी राज्य हुआ करता था। लेकिन आज बंगाल की क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि बंगाल का नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं लिया जा रहा, क्योंकि वहाँ पे जो भी स्थितियां हैं वो उसके निवेश के अनुकूल नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले नैनो कार के लिए वहाँ पे देखा था, एक विवाद हुआ था सिंगूर में, तो नैनो जो है विस्थापित हो गई थी, वहाँ से गुजरात चली गई थी। तो जब एक बड़ा व्यवसायी जैसे कि नैनो टाटा का प्रोजेक्ट था, जब टाटा जैसा बड़ा व्यवसायी उसको उचित माहौल वहाँ नहीं मिला तो धीरे धीरे छोटे व्यवसायी को तो कभी भरोसा ही नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे बंगाल जो हमारा सबसे धनी राज्य था वो आज विकास की दौड़ में बहुत पीछे चला गया। दूसरी तरफ जरा हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि दुबई जो है बहुत ही जबरदस्त शहर है, आप लोगों ने सुना होगा।
कि विश्व का बहुत बढ़िया शहर हो गया। पहले आप लोग सुनते थे कि लंदन है, वाशिंगटन डीसी है और भी है, लेकिन आजकल अचानक आप सुनने लगे कि दुबई दुबई दुबई। हर इंटरनेशनल जो बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिसेज हैं, इस तरह का मुख्यालय, इवन आपका क्रिकेट का भी पहले लंदन में था, दुबई शिफ्ट हो गया। तो सारे इस तरह की चीजें दुबई में हो रही हैं। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा? क्योंकि दुबई, अच्छा दुबई अचानक कैसे उदय कैसे हुआ? दुबई में जितनी भी कंपनियां थी वो हांगकांग से ही शिफ्ट हुई थी। जैसे हांगकांग पहले ब्रिटेन के ही अधीन था, 1897 से 100 साल के लिए ब्रिटेन के पास था। वो 1997 में ब्रिटेन वहां से चला गया। तो जब वहां से गया तो फिर वही निवेशकों का विश्वास गड़बड़ होने लगा कि वही चाइना पता नहीं क्या करेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना सुरक्षित कोई जगह खोजनी शुरू की। उस समय उनको लगा कि भाई दुबई ऐसी जगह है, वहाँ की सरकार ने इनको इन्वाइट किया और भरोसा दिया। वहाँ पे नियम कानून बड़े सख्त हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे इस तरह का कोई सिफारिश वगैरह नहीं चलता है। अगर आपने कोई अपराध किया तो आपको उचित सजा जो निर्धारित है वो मिलेगी। तो देखते ही देखते ये सारी कंपनियां दुबई शिफ्ट हो गई और जैसे शिफ्ट हुई आपने देखा कि 1997 के बाद से और महज 15-20 सालों में दुबई अंतर्राष्ट्रीय शहर बन गया। अब आप वापस आ जाइए। अब उत्तर प्रदेश जो कि एक पिछड़ा बीमारू राज्यों में इसकी गणना आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब बीमारू राज्यों में इसकी गणना हो रही थी तो अब यहाँ पे चूंकि सरकारों ने, जो नई सरकारें हैं, उसने ये ध्यान देना शुरू किया कि हमको विश्व गुरु बनना है। हमको विश्व गुरु बनने के लिए क्या है कि हमें नेतृत्व करना पड़ेगा, हमें जो है सबसे अमीर बनना पड़ेगा। अमीर के लिए क्या है कि चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत है तो हमें इस तरह के इन्वेस्टर समिट बनाने पड़ेंगे। तो इसी के लिए ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन और घराने, कारपोरेट के, ये सब आएंगे। इनको कुछ निवेश कहाँ करेंगे? निवेश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल खोलेंगे, हमारे लिए होंगे, आपके लिए होंगे। उसमें आप और हम नौकरी करेंगे, आप लोग बड़े होंगे भी नौकरी खोजेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ही ज्यादातर लोग जो है दिल्ली मुंबई में जाते हैं और वहां पे डंडा खाना पड़ता है। वो स्थिति न आए तो अब सारे रोजगार यही उत्तर प्रदेश में, आपके अगर घर के आसपास ही उपलब्ध हो तो आपको घर से दूर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे रोजगार के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट G20 एक तो है 13 से 15 के बीच में है लखनऊ में, और जो दिल्ली में आयोजित हो रहा है उसका शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को। तो वहाँ तो G20 यानी कि विश्व के 20 बड़े अमीरों के शीर्ष प्रतिनिधि जुटेंगे, लेकिन यहाँ का जो सम्मेलन है लखनऊ का, यहाँ पे उनके एक प्रतिनिधि जो बड़े कारपोरेट घराने, ये सब इनका एक सम्मेलन होने जा रहा है। अब इसके लाभ तो आपको पता ही चल गया कि अगर ये आएंगे तो कुछ कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। आपको पता होगा कि विश्व में जैसे अभी हमको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा, अब आप इस समय जो है बिजली आ रही है, ये या तो कोयले से बनती है या वाटर से बनती है। ये दोनों रिसोर्सेज सीमित हैं, तो हमको कुछ नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी को ऊर्जा की जरूरत है। हर आदमी में गर्मी आ रहा है, उसको एसी चाहिए, उसको फोन चाहिए, चार्ज करने के लिए लाइट चाहिए। तो विश्व में ऐसे भी देश हैं जो सोलर ऊर्जा में या विंड एनर्जी में बहुत आगे हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। जर्मनी ने भी कहा है कि हम ऊर्जा में निवेश करेंगे उधर। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश यहाँ पे आने वाला है, और उसका एक दीर्घकालिक लाभ, जब आप इधर से पढ़ लिख के निकलेंगे तो वहाँ ये जो अस्पताल, पुल, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो नए नए डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनेगी, तो उसमें आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक व्यवहारिक ये पता चल गया होगा कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमें क्या लाभ मिलने वाला है। अच्छा, हाल के जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और भारत सरकार, ये जो कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, इसने देश में ऐसा माहौल बना दिया। निश्चित रूप से पहले निवेशक उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे, क्योंकि यहाँ क्या था कि गुंडा राज था। गुंडा राज क्या कि अब हमने कोई कंपनी बनाई और धमकी मिलने लगी, अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देखें कानपुर का, कानपुर भी पहले भारत का बहुत ही बड़ा औद्योगिक शहर था और उत्तर प्रदेश का तो था ही,
लेकिन आप देखिए कि कानपुर की भी स्थिति वही हो गई है ना। अब हमने अभी आपको दुबई का उदाहरण दिया, आप थोड़ा सा देखिए कि गुड़गांव में सारी जमीनें बंजर थी, लेकिन अचानक गुड़गांव जो है अब वहां पे आप आज देखिए कि स्थिति पूरी तरह से बदल गई। तो ये सिर्फ माहौल होता है, गवर्नमेंट ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब सारे जो निवेशक हैं उत्तर प्रदेश में पीछे चले जा रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, ये पूरे देश को पेट भरने के लिए यहाँ पे जो गंगा यमुना का मैदान है, उसके साथ साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने के लिए और विश्व गुरु बनने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास सबसे जरूरी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को एक उत्सव के रूप में लेंगे और इसको आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया कि आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी राज्य, देश या जिले या विधानसभा या परिवार, किसी परिवार का विकास हो, शहर का विकास हो, जिले का विकास हो, मंडल का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, सभी विकास के लिए मूलभूत जो कहा जा सकता है, जो मूल कारण है वह है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कैसा है। तो अगर आपका प्रतिनिधित्व बेहतर हाथ में है तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य सुरक्षित है। इसके बहुत सारे उदाहरण सबने दिए और एक बहुत सटीक उदाहरण जो हर व्यक्ति समझ सकता था वो आपने देखा, बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो तुलना की गई। बंगाल आज कहाँ पहुंच गया और उत्तर प्रदेश आज कहाँ जा रहा है। एक बहुत सीधी सी बात है, आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि बंगाल की पूरी जो हिस्ट्री है हम लोगों ने अपने 6 से 8 तक की हिस्ट्री में पढ़ा है, तो आपको बहुत अपने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ रहे होंगे। और आज आप कहाँ जा रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर सर ने जैसा बताया कि G20 जो है वो एक कहा जा सकता है कि जीडीपी को अगर देखा जाए तो जैसा सर ने बताया कि 85% जीडीपी इस विश्व की उसी G20 देश के पास है। अब G20 को मैं थोड़ा सा एक लाइन और आपको थोड़ा सा हट करके और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, G20 में 19 देश है, 20वां देश नहीं है, 20वां यूरोपीय संघ। लेकिन चूंकि यूरोप में आप देखेंगे, यूरोप की अभी भी दिक्कत क्या है, यूरोप के किसी कंट्री में अगर आप चले गए और आपका वीजा पासपोर्ट यहाँ से लगा, आप पहुंच गए, तो अब आपको उस यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए फिर से वीजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आज भी यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मिला करके यूरोप के नाम से ही बोलने की प्रथा बनी हुई है। इसलिए ये G20 में 20 कंट्री हैं और एक यूरोपीय संघ है, तो आप उसको मिला करके 20 ही कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इस G20 के द्वारा जो पूरे वर्ल्ड की 2/3 आबादी जो है वो कवर की जा रही है, 2/3 की आबादी कवर की जा रही है। आप समझ रहे हैं कि जैसा विकास की बात की गई और जो माहौल डेवलप किया गया उसको अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग 3.25 करोड़ की है और आपके यहाँ जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है उसमें लगभग 3.25 करोड़ केवल आवास वितरित कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया को तो वैसे ही डेवलप कर दिया गया है। अभी लेटेस्ट का जो डेटा आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आज आप किसी मोहल्ले में चले जाएंगे, आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना दिखाई दे रही होगी, बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और जरूरतमंद को मिल रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे। जैसा सर ने कहा कि अभी आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या सोलर एनर्जी है और सोलर एनर्जी को दूर करने के लिए जो प्रयास चल रहा है वो सोलर एनर्जी पर पूरा फोकस किया गया है और एनर्जी की रिसोर्सेज को कैसे मौलिक रिसोर्सेज से हम दूर हट करके और प्राकृतिक रिसोर्सेज की ओर जा सके, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो सके, कम से कम प्रदूषित हो सके और हमारी खुद का जीवन लंबा हो सके। क्योंकि प्रदूषण होगा तो हमारा भी जीवन घट रहा है, तो हमको अपना जीवन अगर बढ़ाना है तो मजबूरी है कि प्रकृति के साथ चलने का प्रयास करना है। इस प्रयास के क्रम में आज कहीं ना कहीं टेस्ला का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, इसीलिए सबसे पहली जो सोलर कंपनी की कार बनी वो टेस्ला के नाम से आई। आज आप देखिए उसकी बोर्ड लगी हुई है और हर एक कार इलेक्ट्रिक कार के रूप में आ रही है, व्हीकल्स जो आ रही हैं और आने वाला समय आप देखेंगे सुपर कंडक्टर जैसे जैसे सुपर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे आप ये देखेंगे। इसीलिए आप देखिए कि पहले अब आप सोचते चार्जिंग समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन सुपर कंडक्टर आ गया तो सुपर कंडक्टर के आने से 3 घंटे में इलेक्ट्रिक बस चार्ज हो जा रही है, उसके बाद पूरे दिन भर चल रही है।
तो जो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम थी स्टोरेज, अब वो स्टोरेज की बात जो है वो दूर हो रही है, जिससे आपको ये लाभ मिलता हुआ दे रहा है। लगातार युवाओं को बेहतर शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मोबाइल फोन, टैबलेट फोन के वितरण की योजना लाई, जिस योजना के अंतर्गत में आपने देखा कि 3rd ईयर के सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। आने वाला समय है, सेकंड फेज की बात की गई है। सेकंड फेज में जो बच्चे फिर आ रहे हैं उनको फेज वाइज दिया जाएगा। फेज वाइज क्यों दिया जाएगा, आप देखें तो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता दोनों सम्मानित व्यक्तियों ने एक जगह पर फोकस किया कि उत्तर प्रदेश की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी को एकाएक सबको कोई सुविधा दे दी जाए एक ही बार में, यह संभव नहीं है। इसलिए सुविधा सबको मिले, लेकिन कैसे दी जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिस समस्या के निवारण के रूप में ये बात कही गई कि जैसे जैसे विद्यार्थी फाइनल ईयर में जाएगा उसको उसके आधार कार्ड से अटैच करके ये सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वह दोबारा रिपीट होकर के दूसरे के क्षेत्र को न प्रभावित कर सके और इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से सबको मिल सके, जिसमें बहुत सारे लोग अपना लाभान्वित हुए भी। और आज इसी क्रम में जो हमारे 5 विद्यार्थी G20 के कहा जा सकता है कार्यक्रमों में औपचारिक रूप से शामिल होंगे, जिसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा 13 फरवरी को। उनके लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से यह मोबाइल फोन और टैबलेट की योजना दी है, जिसमें मैं अपने मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा कि अब समय आ चुका है कि उन 5 विद्यार्थियों को हम सरकार द्वारा दी गई इस योजना से लाभान्वित करें और उनके हिस्से की मोबाइल उन्हें दी जाए। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आप सबके बीच में जो 5 नाम है, वो 5 नाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको पहले रिपीट कर दूं। तो हमारे यहाँ से जो 5 नाम है उसमें प्रवीण कुमार शुक्ल, ये BCA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तान्या श्री, ये भी BCA 5th सेमेस्टर की हैं। कृति पांडे, ये BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। शांभवी सिंह, ये MCOM 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। आकृति राय, BCA 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। तो ये फाइनल ईयर में तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये इस योजना में, इस कार्यक्रम में पहले से शामिल हुए और लगातार प्रयास कर रहे हैं इसमें बेहतर करने का और लोगों को बताने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए इन्हें ये मोबाइल फोन दी जा रही है और सबको ये मोबाइल फोन की योजनाएं सेकंड फेज में मिलेगी, ऐसा हम लोगों को बताया भी गया है। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि ये सारी योजनाएं इसीलिए दी जा रही है ताकि आप बेहतर शिक्षा को पा सकें, डिजिटल एजुकेशन को देख सकें, क्योंकि ग्लोबल रूप से अगर आपको कहीं जुड़ना है तो आपको पहले संसाधन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। संसाधन विहीन होकर के आप बहुत ग्लोबलाइज नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित तौर पर संसाधन आपको चाहिए, उसी संसाधन के क्रम में हम बात करेंगे। तो सूरज शुक्ला सर से मैं एक बार आग्रह करूंगा कि मोबाइल फोन वहाँ रखा हुआ है, वहाँ आप पहुँचे सर, और मैं जिन बच्चों को बुलाऊंगा वो बच्चे क्रमशः आएंगे। और मोबाइल फोन के लिए जो बच्चे सेलेक्ट है वो UG के बच्चों को मोबाइल फोन है, PG के बच्चों को टैबलेट है, जिसमें 5 में से 4 UG के बच्चे हैं। तो सबसे पहले प्रवीण कुमार शुक्ला, BCA 5th सेमेस्टर, मोबाइल फोन। आगे से तान्या श्री, मोबाइल। कृति पांडे, मोबाइल। आकृति राय, मोबाइल। शांभवी सिंह, तो आप देख रहे हैं कि
कि डिवाइस के डिवाइस के साथ साथ कवर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये 5 विद्यार्थी जो थे ये पूर्वांचल के कहा जा सकता है कि पूर्वांचल का पूरा प्रतिनिधित्व करेंगे हम, जिसमें इस कॉलेज के एक तरह से एलिमेंट के रूप में ये शामिल होंगे और इस कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी कहीं ना कहीं किसी भी संस्था की पहचान उसके विद्यार्थियों से बनती है और किसी भी शिक्षक की पहचान भी उसके विद्यार्थियों से बनती है। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर बेहतर हैं तो शिक्षक बेहतर है और आप और शिक्षक बेहतर हैं तो संस्था बेहतर है। तो संस्था को बेहतर बनाने के लिए या संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यार्थी और शिक्षक ये 2 बहुत बड़े स्तंभ होते हैं जिनका बेहतर होना बहुत आवश्यक होता है। तो निश्चित तौर पर ये लोग जहाँ भी इन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी वहाँ बेहतर प्रयास करेंगे और सरकार आप देख रहे हैं कि डिवाइस तो दे ही रही है, लेकिन उस डिवाइस की सुरक्षा के लिए भी अपनी ही जिम्मेदारी ले रही है, कवर भी दे रही है। तो अब इससे आगे आपके लिए क्या किया जा सकता है, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम की कड़ी में मैं अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह सर को आमंत्रित करूंगा कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन करें सर। महाविद्यालय के ये सब पा चुके हैं, ये क्या बैठे हैं सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होनी है उससे युवाओं का क्या सरोकार है और उस आयोजन से युवा कैसे सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, इस निमित्त आयोजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर जनपद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन आदरणीय श्री पुरुषोत्तम गुप्त जी अपने बीच मुख्य वक्ता के रूप में जिन्होंने विषय के विविध आयामों पर अपना विचार रखा, ऐसे राज्य जीएसटी अधिकारी आदरणीय श्री नीतीश तिवारी जी, कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे डॉक्टर नीतीश शुक्ला जी, विज्ञान संकाय के सभी प्राध्यापकगण और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात सूचना के माध्यम से आई कि हमारा यह संस्थान, हमारे यह महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के 8 संस्थानों में और पूर्वांचल का एकमात्र है जिसके विद्यार्थियों को और 5 विद्यार्थियों को G20 के सम्मेलन में प्रतिभागिता का स्वर्णिम अवसर मिला है। और इस सूचना के बाद भी आपकी तालियां खामोश हैं। जब हमारे सामने कोई गौरव बोध का क्षण आए, जब हमारे सामने कुछ गर्व करने की बात आए, हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में ये देखने को मिलता है, हम मुगलों से हारे, हम शक से हारे, हम हुड़ से हारे, हम कुषाण से हारे, और यहाँ के शासन में सबसे जब दर्द तो तब होता है, हमारे वेदना की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब हम ये पढ़ते हैं कि गुलाम वंश ने भी भारत के ऊपर शासन एक लंबे कालखंड के बाद हमें यह अवसर मिला है कि देश के नेतृत्व का स्वरूप ऐसा है जिससे भारत की पहचान, भारत का स्वाभिमान, भारत की अस्मिता वो वैश्विक क्षितिज पर अपने चरम परिमाण में न सिर्फ प्रकाशित हो रही है बल्कि अपना प्रभाव छोड़ रही है। पहले हम पढ़ा करते थे
जॉर्ज फर्नांडीज यहाँ के रक्षा मंत्री थे और अमेरिका में वो गए थे, एयरपोर्ट पे उनकी तलाशी की गई। और आज ये स्थिति हो गई है कि अमेरिका को कोई कार्रवाई करनी होती है तो मोदी जी को फोन करके पूछता है कर ले क्या। हमारे विदेश नीति और कूटनीतिक कौशल की पराकाष्ठा देखिए कि रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा को देख करके दोनों हमारे वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को सुरक्षित हमको सौंप रहे। हमने अपने विदेश नीति में जिस तरह से पंचशील को शामिल किया, सह अस्तित्व को शामिल किया, अनाक्रमण की नीति को शामिल किया और जिस तरह से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संकल्प को कि लोग परिवार की सोचते होंगे, हम संसार की सोचते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी वसुधा, पूरा संसार हमारा परिवार। जो दुनिया के विकसित देश है वो कहते हैं कि पूरा संसार हमारा बाजार। और ऐसी सोच नहीं हो तो अमेरिका की जनसंख्या के 5 गुना जूता बनाने का मतलब क्या है? हमारी जो विकास दृष्टि है वो प्राचीन काल से ऐसी चली है, पहले हम अपनी आवश्यकताओं का आकलन करते हैं। हमने कबीर का अर्थशास्त्र पढ़ा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गांधी जी ने कहा कि दुनिया में प्रचुर संसाधन है to fulfill the need of everybody, but not the greed of anybody. सबकी आवश्यकता पूरी की जा सकती है, लेकिन किसी की लालच लिप्सा पूरी नहीं की जा सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, उसी का यह नतीजा है कि आज औद्योगिक दृष्टि से और दुनिया के अर्थव्यवस्था में अपना लायंस शेयर कायम करने वाले 20 देशों के समूह का नेतृत्व भारत को मिला है। ये अवसर एक बार सुना हमको गौरव बोध कराने के लिए काफी है। और ये अवसर कब मिलता है? ये अवसर तब मिलता है, अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्यों में शामिल था, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत को बनाएंगे, तो उत्तर प्रदेश ने कहा कि सबसे बड़ा सूबा होने के नाते इस विकास के रफ्तार में ग्रोथ इंजन की भूमिका हमारी है। उत्तर प्रदेश के हमारे नेतृत्वकर्ता ने अपनी स्वाभाविक जिम्मेदारी को न सिर्फ महसूस किया, बल्कि आगे आकर के कि मोदी जी के इस संकल्प की पूर्ति में उत्तर प्रदेश कैसे सहयोग कर सकता है। अन्य राज्यों में भी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहले उत्तर प्रदेश के तरफ कोई देश का उद्योगपति नहीं झांकता था। अंतर्राष्ट्रीय जगत के और विभिन्न देशों की तो बात छोड़िए, और मैं एक बात कहूंगा तो आप लोग हंसने लगेंगे। जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नर्सिंग होम की रिपोर्ट ये बताती है कि जुड़वे बच्चे उस दौरान ज्यादा पैदा हुए। शायद ईश्वर को भी ये मालूम था कि एक का अपहरण भी हो गया तो एक सुरक्षित रहेगा। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि 2017 से हमारे नेतृत्व की विश्वसनीयता, हमारे निर्णय की क्षमता, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाने में हमारी सामर्थ्य और अपने निर्णय पे अडिग रहने कि हमारी अविचलित होने वाली संकल्प शक्ति, ये जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता आदरणीय योगी जी में है,
इससे देश और विदेश का उद्यमी वो उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए, निवेश करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। और शायद उसी आशा को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार में हम एक रोजगार दो किस्म का होता है। हम रोजगार नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? हम नौकरी चाहते हैं, और नौकरी भी कैसी? सरकारी। क्यों भाई? प्राइवेट में तो पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन हर आदमी की कोशिश होती है सरकारी नौकरी। प्राइवेट कंपनियां सरकार से ज्यादा पैसा दे रही हैं। सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं, काम नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी हर आवश्यकता के लिए सरकार पे निर्भर है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो टेस्ट कहाँ होगा? सरकारी अस्पताल में। बच्चा जब पैदा होने को होगा, डिलीवरी कहाँ होगी? सरकारी हॉस्पिटल में। बच्चा जब शिशु रूप में हो तो आगे चल करके वो विकलांग न हो, दिव्यांग न हो, तो 2 बूंद जिंदगी के कौन पिलाएगा? सरकारी अस्पताल। बच्चा जब बड़ा हुआ तो पढ़ने में सहूलियत हो, स्कॉलरशिप की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार। बच्चा जब पढ़ लिया तो नौकरी की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार। बच्चा जब पढ़ करके नौकरी करके रिटायर हो गया तो पेंशन की व्यवस्था कौन करेगा? और पेंशन लेते लेते एक दिन हृदय गति रुक गई तो सरकारी सौदा गृह। हम कोर्ट से लेकर के कब्र तक सरकार पर आश्रित है। हम सरकार जीवी हो गए और मोदी जी नारा दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। हमारे मुख्यमंत्री जी नारा दे रहे हैं कि हम अपने युवाओं को उद्यमिता की तरफ बढ़ाएंगे। आप उद्यमी बनिए, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनिए। आप उद्यम लगाइए। और इसलिए इस ग्लोबल समिट से जो पैसा आने वाला है, अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे 7-8 प्रमुख मंत्री विविध देशों में गए निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए। और आपको जान के खुशी होगी कि 7,12,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं। MOU साइन हो गया, बात पक्की हो गई है, वो बताया। मैं आपको जो बता रहा हूं कि इतना मिलने वाला है, यानी आश्वासन के रूप में ये प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब वो क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश कैसे विकास कर सकता है? जितने भी भगवान पैदा हुए वो कहां पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में। क्या बात है? किसी रूप में भगवान आए। अगर राम के रूप में आए तो अयोध्या में आ गए, कृष्ण के रूप में आए तो मथुरा में आ गए, और बुद्ध के रूप में आ गए तो कुशीनगर और बुद्ध आ गए। इन भगवानों की उपस्थिति, और शिव के रूप में आए तो काशी। इन भगवानों की उपस्थिति का हम आर्थिक लाभ ले सकते हैं। हमको कुछ चीजें चाइना से सीखनी चाहिए। चाइना में एक क्षेत्र है जहां पे बच्चियों के बाल बड़े लंबे होते हैं, यानी जमीन तक बाल खिसकते हुए चलते हैं। जब कोई पर्यटक जाता है तो देखता है कि भाई बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, फोटो ले ले। तो जो आपने अपनी मोबाइल का या कैमरा जो आपने ऑन करना चाहा वो कहेगा 200 रुपीज। स्प्रिंकलिंग मेथड से वहां पे खेती होती है। मोदी जी कहते हैं 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की बचत करिए, क्योंकि आगे जो युद्ध होने वाला है वो जल युद्ध होगा, पानी के लिए संग्राम होगा, तो पानी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो 1 ड्रॉप इसके स्प्रिंकलिंग मेथड से खेती, मेड़ पे पाइप बने हुए हैं और फव्वारा से सिंचाई हो रही है।
फसल भी अच्छी होती है और पानी भी कम लगता है। जब आप जाएंगे घूमने और जो कैमरा आपने निकाला बड़ा अच्छा लहलहाती हुई फसल जरा क्लिक कर ले, तुरंत कहेगा 500 रुपीज। अपने कल्चरल हेरिटेज, अपने एग्रीकल्चरल हेरिटेज, किसी भी प्रकार की विरासत का कैसे मार्केटिंग किया जा सकता है, कैसे विपणन किया जा सकता है, और उससे आती है कोई चाइना से सीखे। चाइना बड़ी खामोशी से अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसे मजबूत करता है। अब मोदी जी जो विदेशों में जाते हैं तो हर देश से कुछ न कुछ सीखते हैं, और वहां से सीख गया कि अब हम भी अपनी विरासत को यूं ही नहीं गंवाएंगे। और हर विरासत को, गंगा बड़ी पवित्र नदी ही बन करके नहीं, मोक्षदायिनी पतित पावनी ही नहीं रहेगी। अब उसमें जैसा कि जल परिवहन के माध्यम से गंगा विलास चलेगा और यहां से लेकर के वो बर्मा तक जाएगा, और गंगा नदी में वो जाएगा और बीच में लोग रुकेंगे, पर्यटन भी होगा, रोजगार सृजन भी होगा। कैसे रोजगार सृजन होता है? मान लीजिए किसी ने अपने लाभ की दृष्टि से एक विद्यालय खोल दिया, अब यश की दृष्टि से कोई विद्यालय नहीं खोल रहा है। पहले शिक्षा और चिकित्सा दोनों समाज की जिम्मेदारी थी। लोग हॉस्पिटल, घर बार, चिकित्सालय खोलते थे और विद्यालय इसलिए खोलते क्षेत्र में हमारा नाम हो जाएगा। अब नाम नहीं, हमारे पास कुछ अतिरिक्त दाम हो जाएगा और इसलिए विद्यालय खोलना है। लेकिन विद्यालय खोलता है तो देखिए, वहां एक किताब बेचने वाला, उसकी दुकान, वहां एक फोटो स्टेट करने वाला, उसकी दुकान, वहां एक चाय की दुकान और पकौड़ी भी साथ में, वो वहां एक पंचर की दुकान। देखिए कि दूरदर्शिता, भाई बच्चे साइकिल से आएंगे तो साइकिल पंचर हो सकती है, तुरंत वहां लेकर के थोड़ा सा हो जाए वहां पे बैठ जाएगा पंचर बनाने वाला। ऐसे मैंने चिन्हित किया कि 7-8 लोगों को तत्काल रोजगार। हिंदुस्तान में रोजगार की कमी नहीं है, कमी है नौकरी। रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको चाहिए सुविधाजनक। हमारी आवश्यकता की पूर्ति सरकार करे, लेकिन सरकार को मजबूत करने में हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए उससे हम पीछे हटेंगे। क्या हमारा बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता है, नौकरी बड़ी टॉप क्लास की चले, हम कहे कैसे चाचा, महीने के अंत में जाता है सिर्फ तनख्वाह उठाने। और इस बात को, इस अकर्मण्यता को एक पिता बड़े गौरवबोध के साथ बताना है कि हमारा लड़का महीने में 1 दिन जाता है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। कोई देश भूमि के टुकड़े से नहीं, अपने नागरिकों की भूमिका से होता है। हमको मैंने उदाहरण दिया, देखिए मैंने विभिन्न भगवानों का उदाहरण इसलिए दिया कि हम रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से रोजगार पैदा कर सकते हैं। इसमें काशी कॉरिडोर तो मोदी जी ने यूं ही नहीं बनाया, और ढेर सारे 12,000 से ज्यादा करोड़ रुपया अयोध्या के तीर्थ को विकसित करने में लग रहा है। अथाह रोजगार का सृजन होगा। कुशीनगर से लेकर सारनाथ तक जो बौद्ध सर्किट बन रहा है, बना हुआ है, उसको विकसित कर देना। बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी स्पॉट है उसको, तो इससे जो है कोरिया से लेके, इंडोनेशिया से लेके, मलेशिया से लेके और श्रीलंका से लेके, जापान से लेके जितने बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं सब लोग भारत आएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स इको टूरिज्म का एक क्षेत्र है, वो योगी जी ने प्लान बना दिया है कि हम एक नॉलेज सिटी विकसित करेंगे, और 12,000 एकड़ जमीन खोजी जा रही है। 12,000 एकड़ जमीन में नॉलेज सिटी बनेगी। अमेरिका के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से करार हो चुका है, वो ये करेगा। तो चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। हर आज तक गिने चुने जिलों में मेडिकल कॉलेज था, लेकिन योगी जी के आने के बाद कैसे उत्तर प्रदेश का विकास का नजारा और परिदृश्य बदला है। 75 जिले में 75 चिकित्सा संस्थान खुल गए आपके। अब भाग करके लोगों को जाना नहीं होगा दूसरी जगह।
तो एम्स खुल रहे हैं जगह जगह, मेडिकल कॉलेज हर जिले में, नॉलेज सिटी स्थापित होगा। गोरखपुर में आप देख लीजिए, गोरखपुर में चिकित्सा से लेकर तकनीकी से लेकर के हर क्षेत्र में। और एक बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी के आदेश पे जो है, तो उसमें हमको भी जाने का अवसर मिला। उसमें ये पूछा जा रहा था कि आप बताइए कैसे एक टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन का हब गोरखपुर कैसे बने, अपना सुझाव जो है दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि रोजगार सृजन और रोजगार से सीधा संबंध युवाओं का है। अगर रोजगार का सृजन होगा तो लाभान्वित कोई प्रौढ़ आदमी नहीं होगा, क्योंकि उसका तो जो बनना बिगड़ना है वो हो चुका। उसने तय कर लिया कि हमको जिंदगी कैसे काटनी है। रोजगार की जरूरत आपको है, इसलिए आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना है, आपको अपना हुनर बनाना है। मोदी जी अक्सर हुनर की बात करते हैं, और ये जो कागजी डिग्री आप लेते हैं वो आपकी योग्यता है, वो आपका हुनर नहीं है। आने वाले दिनों में जो रोजगार पैदा होने वाले हैं वो स्किल बेस्ड होंगे, वो हुनर पर आधारित होंगे। इसलिए परंपरागत शिक्षा से हट करके आप कोई डिप्लोमा, आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई हुनर आप अपने अंदर विकसित करिए, ताकि रोजगार का जो स्वर्णिम अवसर इस G20 के निवेश समिट से जो बनने वाला है और विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश और देश में जो आने वाला है, उससे लाखों करोड़ों की संख्या में जो रोजगार पैदा होगा उसका अधिक से अधिक आप लाभ ले सके। जैसे कि प्रतिभागिता की बात आई तो 5 हमारे विद्यार्थी उसमें ये अवसर पाए, और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 संस्थानों को चिन्हित किया गया है। जो आपने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट और उससे इंफोसिस से जो करार हुआ है, उसमें भी नोडल सेंटर के रूप में आपका महाविद्यालय चिन्हित किया गया है। ये भी आपके लिए गौरव है। तो ये प्रदेश की राजधानी में जो एक कार्यक्रम होना है, जो हमारे बच्चे प्रतिभागिता करने जाएंगे, उनको मैं अभी से इस मंच से अपनी शुभकामना प्रेषित कर दे रहा हूं कि बहुत बेहतर वहां पे करेंगे, और आने वाले जो अवसर मिलेंगे उसका अधिकांश लाभ हम लेंगे। इस तरह का माहौल अपने संस्थान में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, समाज में हम बनाएंगे, ताकि विदेश से जो लोग आए वो हमारी तैयारी को देख करके भी आकर्षित हों और हमारी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय पुरुषोत्तम गुप्त जी, अपने मुख्य वक्ता आदरणीय नीतीश तिवारी जी, संचालक जी और छायाकार जी और सभी बच्चों और प्राध्यापक गण को अपने तरफ से इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा मालूम है कि कार्यक्रम की कहा जा सकता है कि मूल रूप से समापन तभी माना जाएगा जब हम राष्ट्रगान कर लें। तो एक बार मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने सीट पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के लिए तैयार रहें। राष्ट्रगान शुरू करें।